So, till now we have discussed about the positive feedback mechanism. Now it's time to discuss about negative feedback mechanism. So, in the earlier lecture we have discussed about the homeostasis. होम्योस्टैसिस क्या है, किस तरीके से आपकी बॉडी होम्योस्टैसिस को मेंटेन करती है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं विच आर इन्वॉल्व इन होम्योस्टैसिस. सेंसरी, आपका सेंसर्स होते हैं, आपके कंट्रोल सिस्टम होता है, इफेक्टर्स होते हैं. देन हमने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कंप्लीट कर लिया था, क्योंकि हमारी बॉडी दो मैकेनिज्म के बेस पे ही ये होम्योस्टैसिस मेंटेन कर पाती है. वन इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, अनदर वन इज नेगेटिव. सो पॉजिटिव वी हैव डिस्कस्ड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. ठीक है, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो पॉजिटिव का लेक्चर आप देख सकते हैं. आज जो हम टॉपिक अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. कैसे हमारी बॉडी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होम्योस्टैसिस मेंटेन करती है, बैलेंस को मेंटेन करती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको चीज पता होनी चाहिए वो ये है कि हमारी बॉडी में ज्यादातर प्रोसेसेस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही रेगुलेट होती है. क्लियर है. पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू बहुत कम प्रोसेस होती है बॉडी में जो आपकी होम्योस्टैसिस मेंटेन करती हैं, जिसमें हमने एक एग्जांपल देखा था जो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जो आपका पूरा प्रोसेस चलता है ना, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, वो सारा चीज वो किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव फीडबैक का. इवन जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो भी पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है. सो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो नेगेटिव है. तो मोस्टली बॉडी में जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं या जितना भी होम्योस्टैसिस हो रहा है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही होता है. तो इस केस में जो मैं फर्स्ट जो एग्जांपल लेने जा रही हूँ वो है बीपी रेगुलेशन. ठीक है, इसी से समझ लेते हैं, बहुत इजी वे में इसे समझने की कोशिश करेंगे. सो कभी भी अगर क्या हो रहा है, मान लीजिए अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है, सिचुएशन कोई भी हो सकती है. सपोज हमने पहले भी बोला था कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दी सीरीज हमने डिस्कस किया था इन होम्योस्टैसिस कि अगर कभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज करते हुए क्या होता है, ऑब्वियसली हमारी मसल्स की डिमांड बढ़ जाती है. तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हार्ट बहुत फास्ट वर्क करता है, अपनी मेहनत करता है. तो मतलब हार्ट रेट बढ़ जाता है. हार्ट रेट बढ़ता है तो ऑब्वियसली जो आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ जाएगा. ब्लड जो वो पंप कर रहा है 1 मिनट में वो बढ़ जाएगा. और जितना ज्यादा ब्लड पंप होगा उतना ही ज्यादा ब्लड वेसल्स की वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेगा, यानी कि बीपी भी आपका बढ़ जाएगा. लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब आप एक्सरसाइज करना जब आपने बस खत्म किया ही होता है, थोड़ी देर के अंदर बीपी नॉर्मल भी हो जाता है. तो ये आपकी बॉडी कुछ ना कुछ तो कर रही है ना, कि जब जरूरत थी तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, जब जरूरत नहीं है तो वो कम हो गया. तो ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है, इस चीज को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से ये चीज हो रही है. ये केवल ब्लड प्रेशर के साथ ही नहीं है, बॉडी की और भी सारी चीजें हैं, जैसे ब्लड ग्लूकोज लेवल है, आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं उनका लेवल है, सारा आपका मैक्सिमम आपका इसी के थ्रू रेगुलेट होता है. किसके थ्रू, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू. देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और बाकी तो फिर आप खुद से कर लेंगे. तो स्टार्टिंग हम एग्जाम्पल ले रहे हैं नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म में बीपी रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर कैसे रेगुलेट होता है. सो द सिचुएशन इज, स्टार्टिंग में हम बोलेंगे कि हमारी सिचुएशन क्या है. सिचुएशन ये है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है. ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है. अब किस वजह से बढ़ा हुआ है ये आप देख लीजिए, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होती है, फेयर फ्लाइट की सिचुएशन में होती है, पता है आपको क्या रिलीज होता है बॉडी में, एड्रेनलिन रिलीज होता है. हमारी नर्व एंडिंग से एड्रेनलिन रिलीज होता है. और एड्रेनलिन क्या करता है, आपका एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन ये फटाफट से अपने रिसेप्टर पे बाइंड होता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है. यही होता है, इसीलिए तो एक्सरसाइज कर रहे हो तब भी आपका बीपी बढ़ रहा है, जब आप कहीं रन कर रहे हो तब भी बीपी बढ़ रहा है, जब आपकी बॉडी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप डरे हुए हैं तब भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. तो यही सिचुएशन है कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया. सपोज बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ गया है आपकी जो भी सिचुएशन थी उसकी वजह से. ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिचुएशन भी मेंशन कर देती हूँ सो दैट और ज्यादा क्लियर हो जाए. बीपी बढ़ने का रीजन ये है कि हम ये बोल देते हैं फेयर फ्लाइट, आप भाग रहे हैं कहीं, फाइट लड़ रहे हैं. सो दीज आर द सिचुएशन जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन फ्रॉम नर्व एंडिंग. ओके, तो इसकी सिचुएशन में ब्लड प्रेशर बढ़ गया सपोज. ठीक है, अब देखते हैं कैसे नॉर्मल होगा. तो जैसे ही बीपी बढ़ता है, ये हमारी ब्लड वेसल है, सपोज यहीं पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ, दीज आर आवर ब्लड वेसल एंड द ब्लड इज फ्लोइंग इनसाइड आवर ब्लड वेसल. सो व्हाट विल हैपन, ऑब्वियसली जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपका ये ब्लड
ब्लड प्रेशर का मतलब ही क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन 1 सेंटीमीटर एरिया ऑफ ब्लड वेसल, यानी कि ये ब्लड जो वेसल्स की वॉल पे जो प्रेशर लगाएगी उसी को हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये ब्लड क्या करेगा, ये वेसल्स की वॉल पे प्रेशर क्रिएट करेगा। इस प्रेशर के क्रिएट करने की वजह से यहाँ पे आपके रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन से रिसेप्टर थे, ये मैंने बहुत फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। दीज आर सेंसरी रिसेप्टर, बेसिकली ये रिसेप्टर्स का नाम है आपका बैरो रिसेप्टर। ओके, ये रिसेप्टर एक्टिवेट हो गए। ठीक, बैरो रिसेप्टर एज द नेम सजेस्ट, बैरो मतलब क्या होता है, बैरो कहीं सुना है आपने, बैरोमीटर है ना, प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। तो ये रिसेप्टर जो बैरो रिसेप्टर है ये क्या है, प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर है। जब भी इन रिसेप्टर्स पे प्रेशर पड़ता है ना ये एक्टिवेट हो जाते हैं, अगर प्रेशर नहीं पड़ रहा है तो ये एक्टिवेट नहीं होंगे। समझ में आ गया। अब क्या हुआ, देखो क्या हुआ कि ब्लड की वजह से प्रेशर पड़ा तो ये बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो गए। इनके एक्टिवेशन की वजह से तो यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे कि ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है इसकी वजह से क्या हुआ, आपका बैरो रिसेप्टर्स गेट एक्टिवेटेड। ओके, बैरो रिसेप्टर्स गेट्स एक्टिवेटेड। ओके, ये रिसेप्टर हो गए एक्टिवेट। हमेशा ध्यान रखना इनका एक्टिवेशन कब हुआ, जब प्रेशर पड़ा, क्योंकि ये प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर है। अगर इनकी जगह देखो अलग अलग केस हो सकता है। अगर कोई केमिकल की बात आप कर रहे होते हैं तो कीमो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, अगर टेम्परेचर की बात है तो थर्मो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, मतलब अकॉर्डिंगली एक्टिवेट होंगे। बिकॉज यहाँ पे हम प्रेशर की बात कर रहे थे इसलिए कौन से रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हुए। तो बैरो रिसेप्टर इस पूरी प्रोसेस में कौन से कंपोनेंट में आएंगे बेटा, कितने कंपोनेंट थे हीमोस्टैसिस के, होम्योस्टैसिस के 3 ना। पहला कंपोनेंट क्या था, सेंसर, तो ये सेंसर है क्योंकि इसी ने तो सेंस किया ना, बैरो रिसेप्टर ने ही तो सेंस किया प्रेशर को, तभी तो ये एक्टिवेट हुए। तो बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। जैसे ही ये बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए तो मैसेज कहाँ जाएगा, आपका कंट्रोल सेंटर में जाएगा। कंट्रोल सेंटर में कहाँ जाएगा बेटा, मैंने बोला था आपसे कंट्रोल सेंटर क्या है, हमारा ब्रेन है। और ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस अगेन, है ना। तो मैसेज कहाँ गया, सपोज यहाँ पे आपका मैसेज कहाँ गया, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, हाइपोथैलेमस में मैसेज चला गया। तो हाइपोथैलेमस में जब मैसेज गया तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि जो ये हाइपोथैलेमस है ये हमारा क्या है, कंट्रोल सेंटर है। ओके, दिस वन इज आवर कंट्रोल सेंटर, बिकॉज यही कंट्रोल करेगा जो भी प्रोसेस होगी अब आगे वो यही कंट्रोल करने वाला है। तो सेंसर से मैसेज कहाँ चला गया, हाइपोथैलेमस के पास चला गया। अब हाइपोथैलेमस क्या करेगा, अगेन हाइपोथैलेमस का काम क्या है, क्योंकि ये क्या है, कंट्रोल सेंटर है, तो पहले ये समझने की कोशिश करेगा कि मैसेज कैसा आया है। बिकॉज हाइपोथैलेमस के बाद अगेन बहुत सारे मैसेज आते हैं, है ना, तो पहले ये पता करेगा कि मैसेज कैसा आया है। जैसे ही पता चला कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, मैसेज बैरो रिसेप्टर के एक्टिवेशन से आया है। बैरो रिसेप्टर तभी एक्टिवेट होंगे जब प्रेशर ज्यादा हुआ होगा। तो हाइपोथैलेमस ने पता किया हाँ प्रॉब्लम ये है कि प्रेशर ज्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस उसी के अकॉर्डिंगली क्या लेगा, एक्शन लेगा। तो देखते हैं हाइपोथैलेमस में क्या ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आपका क्या होगा, ब्लड प्रेशर आप बोल सकते हो कम होगा। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा आपका, बहुत सिंपल है, ये हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। किसको करेगा, आपका ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। मैंने पहले भी बोला था आपसे कि हमारे 2 टाइप के आपके नर्वस सिस्टम, जब भी हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो 2 सिस्टम हमारे पास हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, और दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल क्या करते हैं, अपोजिट काम करते हैं। तो हाइपोथैलेमस को पता चला, इसने क्या किया, ऑटोनॉमिक नर्वस सेंटर को, सिस्टम को एक्टिवेट करा। कौन से वाले को किया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया। जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो आप जानते हो बेटा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेशन का साइन मैंने प्लस बना दिया। इसके एक्टिवेट होते ही कौन सा केमिकल रिलीज होता है बताओ, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एसिटाइल कोलिन। तो जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ इट विल स्टार्ट रिलीजिंग एसिटाइल कोलिन। रिलीज हो गया एसिटाइल कोलिन,
ठीक हो गया। चलिए एसिटाइल कोलिन का रिलीज हो गया। तो एसिटाइल कोलिन अब जैसे ही रिलीज होगा ये क्या करेगा बेटा, ऑब्वियसली ऑर्गन्स के पास जाएगा, क्योंकि इसे अब अपना इफेक्ट दिखाना है। देखो हाइपोथैलेमस ने अपना काम कर दिया। हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आया था कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, इसे कम करना है। तो हाइपोथैलेमस ने क्या किया, फटाफट समझा कि प्रॉब्लम क्या है। उसे पता था कि अगर बीपी कम करना है तो किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, क्योंकि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना किसके हाथ में है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के हाथ में है। और उसे पता है कि कम कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक करता है। तो इसीलिए हाइपोथैलेमस ने क्या किया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट किया। जैसे ही ये नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा तो इस नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं वो अपने अंदर से क्या रिलीज करवा देंगे, एसिटाइल कोलिन को रिलीज कराएंगे। अब ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, बीपी को कम करेगा, ब्लड प्रेशर को कम करेगा। बट करेगा कैसे, फटाफट से ये जाएगा, कहाँ जाएगा, चलिए मैं उस साइड बना दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। एसिटाइल कोलिन गया और सपोज ये है मॉलिक्यूल, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर से, ये एसिटाइल कोलिन के मॉलिक्यूल है, ठीक। तो एसिटाइल कोलिन गया, ब्लड वेसल्स के पास ही जाएगा ऑब्वियसली। ब्लड वेसल्स के पास गया जिसके अंदर क्या है, ब्लड है आपका। तो ब्लड वेसल्स की वॉल पे इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। मैंने बार बार बोला है कि जब तक कोई भी केमिकल बॉडी में, कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर तब तक अपना इफेक्ट नहीं दिखा सकता जब तक उसको अपने रिसेप्टर न मिल जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, एसिटाइल कोलिन रिलीज तो हो गया था, अब ये ढूंढ रहा है अपने रिसेप्टर। ये गया, इसको अपने रिसेप्टर मिले ब्लड वेसल्स की वॉल में और वहां पे जाके ये रिसेप्टर से बाइंड हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो जो आपका एसिटाइल कोलिन था वो रिसेप्टर से बाइंड हो गया, ठीक है। जैसे ही ये एसिटाइल कोलिन अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा, देखो क्या होगा। अब जैसे ही बाइंडिंग हुई, आफ्टर बाइंडिंग जो ब्लड वेसल्स थी वो कैसी हो जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी। क्या हुआ बताओ, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या हुआ ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स क्या हो गई, डाइलेट हो गई। अभी कैसी थी, नैरो थी ना। अब क्या हुआ, जैसे ही ये बाइंडिंग हुई, आफ्टर बाइंडिंग जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या हो गई, डाइलेट हो गई। और आप जानते हो ना, इसमें सीधे आप नीचे मेंशन कर देंगे क्या हुआ, वैसो डायलेशन। कब हुआ, आफ्टर बाइंडिंग, ओके, वैसो डायलेशन हुआ। अब जो ये वेसल्स डाइलेट हुई हैं, तो अब आप मुझे बताइए, क्या अभी भी ये ब्लड, जो इसके अंदर ब्लड है, वो उतना ही प्रेशर लगा रहा होगा वॉल पे जितना यहाँ पे लगा रहा था, लगाएगा, नहीं लगाएगा ना बेटा। जब एरिया ज्यादा मिल गया, जब एरिया आपको ज्यादा मिल गया तो प्रेशर खुद ब खुद वॉल पे क्या लगेगा, कम लगेगा। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन इट्स वॉल विल गेट डिक्रीज ड्यू टू वैसोडाइलेशन, क्योंकि वेसल्स डायलेट हो चुकी हैं, ब्लड को अब बहुत सारी जगह मिल गई है सर्कुलेट होने के लिए, तो वो कम प्रेशर लगाएगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली इट विल रिजल्ट इन टू डिक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा ड्यू टू वैसोडाइलेशन। तो देखें पूरी प्रोसेस में स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी बेटा, बीपी के बढ़ने से ये सिस्टम एक्टिवेट हुआ था ना। और हाँ, एक चीज मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, जो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, जो ये ब्लड वेसल्स हैं यही क्या है, आपके थर्ड कंपोनेंट है ऑफ होम्योस्टासिस, विच इज इफेक्टर। ठीक हो गया, इफेक्टर, क्योंकि हमें पता है ना इफेक्टर क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं जहां पे जाके आपका क्या आता है, फाइनली इफेक्ट आता है, प्रोड्यूस होता है। सो इन दिस होल फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, लेकिन ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से जब ये सिस्टम एक्टिवेट हुआ जिसमें सेंसर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर इन्वॉल्व थे, फाइनली पूरी प्रोसेस होने के बाद ब्लड प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, हुआ, यानी कि पहले बढ़ा था फिर कम हो गया। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें स्टार्टिंग जहां से हुई होती है एंड पॉइंट पे क्या होता है उसका जस्ट अपोजिट। सॉरी, मैंने यार रॉन्ग साइन बनाया हुआ है, बीपी कम हो गया, डाउन एरो बनाएंगे। ठीक हो गया, स्टार्टिंग में बीपी बढ़ा हुआ था, लास्ट में बीपी कम हो गया, तो ज्यादा से कम हो गया, अपोजिट। जब शुरुआत से बिल्कुल अपोजिट रिजल्ट हमें लास्ट में मिलता है, तो दिस टाइप ऑफ मैकेनिज्म इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, जैसे पॉजिटिव के केस में तो हमने क्या बोला था कि शुरुआत में यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे हल्के हल्के, लेकिन पूरी प्रोसेस होने के बाद यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया। तो जो बेबी मदर के वुम में था, फाइनली वो सर्विक्स का माउथ ओपन हुआ, बेबी बाहर डिलीवर हो गया। डिलीवर होने के बाद क्या हुआ, स्ट्रेचिंग बंद हो गई,
जो आपकी स्ट्रेचिंग हो रही थी यूट्रस की वॉल में, उसी की वजह से तो पूरा सिस्टम चला था। जब बेबी की डिलीवरी होने के बाद स्ट्रेचिंग बंद हो गई है तो खुद ब खुद वो सिस्टम रुक जाता है, ये होता है, ठीक है। बट इस केस में क्या होता है बेटा, इस केस में क्या होता है, अब ये तो प्रोसेस चलती रहेगी। देखो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो ये ब्लड प्रेशर को कम करेगा, लेकिन आपको ये भी तो पता है ना कि बीपी इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि फिर हाइपोटेंशन की प्रॉब्लम आ जाए। तो इस केस में क्या होता है, जब आपका बीपी नॉर्मल से भी कम जाने लगता है ना, तो दोबारा से क्या होता है, आपका ये सिस्टम जो है आपका डायरेक्टली आप बोलोगे कि यहां से आपका सीधे क्या जाएगा, फीडबैक जाएगा और आपके हाइपोथैलेमस को ये क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। समझ रहे हो इस बात को, ठीक है। उस केस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। जैसे ही यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुए वैसे ही पूरी प्रोसेस खुद ब खुद हॉल्ट हो गई, कुछ नहीं किया हमने। बट इन दिस केस ब्लड प्रेशर कम होता चला जाएगा अगर ये आप फीडबैक नहीं गया तो। इस केस में क्या हुआ, जैसे ही बीपी नॉर्मल से भी कम की ओर आने लगेगा तो फटाफट से मैसेज जाएगा फ्रॉम द ब्लड वेसल इटसेल्फ हाइपोथैलेमस को कि प्रोसेस को रोक देना है, क्योंकि अगर प्रोसेस चलती रही तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि बीपी बहुत डाउन चला जाए, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है दोनों प्रोसेस में। पॉजिटिव फीडबैक के केस में हमें खुद से कुछ नहीं करना पड़ा था, हमारी बॉडी में भी वो ऑटोमेटिकली था कि जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्शन खत्म हुए तो आपका फर्दर आपका क्या है, ऑक्सीटोसिन रिलीज खत्म हो जाएगा, क्योंकि प्रोसेस खुद ब खुद हो गई। इस वाले केस में ब्लड प्रेशर कम होता चला जाएगा अगर ये फीडबैक नहीं रहा तो जैसे ही बीपी कम होगा नॉर्मल से नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को कि अब बीपी रेगुलेट हो चुका है, अब अननेसेसरी बीपी को और कम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाइपोथैलेमस में मैसेज आया तो हाइपोथैलेमस रुक जाएगा, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो एक्टिवेशन है वो भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और फाइनली ये पूरी प्रोसेस आपकी रुक जाएगी तो बीपी रेगुलेट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म वर्क्स। इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बट कोई भी डाउट है, अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं अब जरूर आंसर करूंगी आपके क्वेरीज को, आपके क्वेश्चंस को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।